चलो जी चलो, लगेज आ गया है। हाँ फाइनली, थोड़ा सा भीग गया बट ठीक है कोई नहीं। और गाड़ी मतलब खड़ी कर सकते हैं क्योंकि सामने वाले ने भी देखो वहाँ पे कर रखी है खड़ी, तो अलाउड ही होगा इसका मतलब। तो देखो इस बार ना जापान के लिए मैं अपना ओस्मो पॉकेट लेकर आया हूँ, ये देखो। तो ये मैंने लगा दिया माउंट के थ्रू ऐसे, और इससे वायरलेस माइक कनेक्ट हो जाता है। जो मैंने लगा लिया यहाँ पर, तो ये माइक है मेरे फ़ोन के साथ कनेक्ट और ये माइक है उसके साथ कनेक्ट। अब जब मुझे अपना फेस दिखाना होगा मैं फ़ोन से शूट करूँगा, और जब बाहर के रास्ते दिखाने हैं तो वो अपना चल ही रहा है मस्त। तो इसमें क्या है ना, मुझे हाथ में कैमरा पकड़ के रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ेगी, यहीं से जो है वो डायरेक्ट ऑन हो जाए करेगी रिकॉर्डिंग, बढ़िया है ना। तो ना ही चलान होगा अपना, ना ही सेफ्टी में कोई रिस्क होगा। तो माउंट फीजी के पास जहाँ पे मैंने अपना होटल बुक किया ना, वो है यहाँ से 119 किलोमीटर, 1 घंटा 52 मिनट, मतलब हाईवे होगा तगड़ा ही, तभी 2 घंटे से भी कम दिखा रहा है। और ये जो होटल है ना, ये एक्चुअल में होम स्टे है, और प्रॉपर जो जापानीज घर होते हैं ना भाई, मैंने वो बुक करा है। तो आपको अगली वीडियो जो दिखेगी उसमें मैं प्रॉपर एक जापानीज होम टूर दूंगा आपको, कि कैसे लोग रहते हैं, कैसे किचन होती है वहाँ की। तो मेरे को भी मजा आएगा देखने में और आपको भी दिखाऊंगा। चलो फोन यहाँ सेट कर देते हैं जी, लेट्स गो। और वैसे मेरे पास इसका ना हेड माउंट भी है, तो कभी कभी मैं हेड माउंट लगा के आपको इस तरह का भी एंगल दिखाऊंगा चलाते हुए गाड़ी, समझ रहे हो, ऐसे फिर टोल आएगा, यूं दिखाऊंगा, तो मजा आ जाएगा बड़ा। अभी फिलहाल भाई ये टोक्यो के सिटी सेंटर से निकला जाए और थोड़ा हाईवे कैच किया जाए। खाया भी नहीं हुआ यार मैंने तो सुबह से कुछ भी ना। क्यों बज रहा है ये? अच्छा हाँ ठीक है। तो यहाँ रुकना है भाई, दोनों तरफ देखना है और फिर निकलना है। भाई यहाँ भी ना जापान में देखो हाईवे पे ही जाम लगे पड़े हैं, शायद बारिश की वजह से हो रहा है। जापान जापान कह रहा हूँ, जाम। ये बीच में भाई साहब क्यों रोक के खड़े हो गए थे गाड़ी को? भाई साहब वैसे लोग तो ओवरऑल देखा जाए ना पोलाइट है काफ़ी यहाँ के, मतलब काफ़ी प्यार से करते हैं। अगर जैसे वो मेरे को देख रहे हैं ना कि नया ड्राइवर है, कोई बाहर का लग रहा है, तो ऐसे रास्ता दे देते हैं खुद से। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक तो फिलहाल। बाकी यार हर देश में कुछ शरारती तत्व तो होते ही है, जापान में भी होंगे पक्का। लेट्स सी अब उनसे मेरा मिलना हो पाएगा यानी इस ट्रिप पे। भाई साहब नज़ारे देखना, अभी 60 किलोमीटर बचा हुआ है और प्रॉपर ऐसा लग रहा है मैं पहाड़ी पे चढ़ चुका हूँ। बादल बिल्कुल मतलब आंखों के सामने आ चुके हैं, ओस भी काफ़ी ज़्यादा जम रही है। एक बार डीफोगर चला दूँ जरा, साफ हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ अब देखो भाई साहब है मस्त ग्रीनरी ग्रीनरी सामने हुए हुए, और बादल बिल्कुल रोड के लेवल पे ही चल रहे हैं समझ लो। बट यार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, बारिश ना होती ना तो और बढ़िया व्यू दिखता। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यार माउंट फीजी अगर मुझे देखना है ना, तो ये बादलों को हटना पड़ेगा, क्योंकि आज हूँ मैं और कल हूँ माउंट फूजी के पास। फीजी कह रहा था, फूजी है। तो अगर ये बादल नहीं हटे भाई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ना मुझे नज़ारा दिखेगा अच्छे से, ना मैं आपको दिखा पाऊंगा। तो भगवान जी बस आज और कल और रोक दो बारिश, उसके बाद परसों पूरे दिन बरस जाना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो जो माउंट फूजी है ना, ऐसा कहा जाता है कि आधे साल ही दिखता है, मतलब पूरे 365 दिन है तो मान लो 180-90 दिन ही दिखता है, बाकी टाइम बादलों से ढका ही रहता है वो। तो अब देखते हैं अपनी किस्मत है अच्छी या नहीं है, क्योंकि मैं तो आया भी मेन भाई मतलब जून के टाइम पे हूँ जब बारिशें होती है। तो होपफुली दिख जाए, बट नहीं दिखेगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। केवल भाई 53 किलोमीटर रह गया है। पूरी भाई सुबह से लगातार बारिश आ रही है, लगातार रुक ही नहीं रही, मतलब तेज हो रही है भले ही पर स्लो नहीं हो रही। एक तो भाई खाया भी कुछ नहीं हुआ, भूख लग रही है बड़ी तेज। मैंने सोचा रास्ते में कुछ आएगा भाई रुकने का तो रुक लूंगा, और आपको भी कुछ डिटेल शेयर करनी है, जैसे कितने की पड़ी है गाड़ी, और स्कॉर्पियन को क्यों नहीं लेकर आया मैं, क्योंकि कई लोग पिछले व्लॉग में कह रहे थे कि अनमोल भाई स्कॉर्पियन को धोखा मत दो, आपने उसके साथ बाकी कंट्रीज करी है तो ये कंट्री भी जापान भी स्कॉर्पियन से करो। तो उसके पीछे एक बड़ा ही वैलिड रीज़न है, वो मैं दूंगा। पर अब गाड़ी में बैठे बैठे क्या ही बोल रहा हूँ भाई, बोरिंग हो जाएगा। देखता हूँ कहीं जगह मिलती है तो अगर रोकने की ना। तो भाई ये बोर्ड आ तो गया है पार्किंग और रेस्टोरेंट वगैरह का लेफ्ट साइड में। चलो अंदर लगाते हैं थोड़ी देर, क्योंकि बारिश भी हल्की फुल्की अब स्लो हो गई है, और सामने भाई बादल ही बादल, मतलब ओए होए होए खतरनाक ही नज़ारा आ रहा है। चलो जी, पेट्रोल डलवाने की तो ज़रूरत है नहीं, अभी कुछ यूज़ हुआ ही नहीं है। भाई साहब 19 की एवरेज दे रही है गाड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। बस मेरे को तो पार्किंग में लगानी है थोड़ी देर और अपना बातचीत करते हैं। खाने का तो मुझे पता है कुछ मिलेगा नहीं है सच। ये तो ट्रकों की लग रही है पार्किंग है ना, वो आगे है शायद गाड़ियों की। तो भाई यहाँ पार्किंग में भी ध्यान से लगाना पड़ेगा, जैसे कि उन्होंने बताया था कि गलत जगह पे पार्किंग कर दोगे तो बहुत पैसा लग जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो ये अब जहाँ पे लोगों ने लगा रखी है ना, यहीं अपन लगा लेते हैं। अच्छी खासी वो है बड़ी जगह,
पार्किंग भी देखो कितनी सारी अवेलेबल है। चलो जी चलो, यहाँ पे करते हैं अपनी गाड़ी को पार्क। लेट्स गो। भाई साहब दरवाजा खोलते ही बड़ी चिल्ड सी हवा आई है। यहाँ तो वेदर बहुत ज्यादा ठंडा हुआ पड़ा है, बारिश बस हल्की फुल्की आ ही रही है, बट वो देखो भाई नज़ारे देख रहे हो, कितने बादल ही बादल भाई, बिल्कुल रोड लेवल पे आ गए हैं। माउंट फूजी ना एक्चुअल में एक माउंटेन कह सकते हो आप, बट वोल्केनो है जो आज से कई हजार साल पहले फटा था। और डिटेल में तो मैं कल अच्छे से दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी उसके बारे में। बट उसके अराउंड ना ऐसे 5 लेक्स है, जिसमें से एक लेक है उस वाली टाउन में हम जा रहे हैं। उस टाउन का नाम है फूजी कवागुचिको। मतलब पढ़ के भी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रही, याद तो कैसे ही करूंगा इसको। एंड वहीं पे ही भाई काफी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है, तो हम मैं ना सोच रहा हूँ सीधा इंडियन रेस्टोरेंट की लोकेशन लगाता हूँ। भूख लग रही है बहुत तेज, अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा, पेट में ऐसे गुड़ 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 और रियल वाली आवाजें सुनाई दे रही है मुझे। यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं है इतनी, वैसे भी बारिश में सीधा खींचते हैं। चलो भाई फाइनल पहुंच चुके हैं। अब ये देखो, ये जो ETC लिखा हुआ है ना पर्पल कलर का, तो बेसिकली इस वाले में से गाड़ी निकालनी होती है। और बैरिकेड लगा ही नहीं रखे इन्होंने, ये देखो 2640 येन। ओ भाई साहब ज्यादा ही टोल टैक्स हो गया भाई मेरे हिसाब से। यार कुछ तो इनकी ऐप वैप होनी चाहिए थी चेक करने के लिए कि कितना टोल है, पता चले जिस दिन मैं गाड़ी लौटाऊं उस दिन कुछ बन बैठा हो 50-60 हजार येन का बिल मोटा चौड़ा। क्योंकि आज ये वाला ही 2600 हो गया, इसके पहले भी 1-2 हजार 1200 वाले कटे थे, तो मोटा मोटा देखा जाए 5000 येन तो आज में ही हो गए हैं। ओ भाई बहुत महंगे लग रहे हैं मुझे टोल। देखता हूँ नेट पे रिसर्च करके कि कितने रुपए पर किलोमीटर पड़ेगा अपने को, वरना गाड़ी तो भाई सस्ती मिली है, बताऊंगा अभी कितने की, बट टोल टैक्स में मात खा जाऊंगा मैं। लो भाई हम जो गांव है या शहर है जो भी आप कहना चाहो इसको, वहां तो पहुंच चुके हैं। और अपना एयरबीएनबी जो है वो यहीं कहीं पे आसपास, बट मैं एयरबीएनबी से पहले भाई खाने ही जा रहा हूँ, मेरे से कंट्रोल सही में नहीं हो पा रहा। अराउंड 1.5 किलोमीटर है यहाँ से इंडियन रेस्टोरेंट वो, तो पेट पूजा करके उसके बाद जो है वो चेक इन करूँगा। वैसे भी चेक इन यहाँ पे भाई 4-4:30 बजे से पहले देते नहीं है शाम को। अभी तो खैर वैसे 6 बज चुके हैं, दे देना चाहिए, बट स्टिल मतलब जल्दी जाके कोई फ़ायदा होता नहीं है यहाँ। तो आराम से खाना खा लेता हूँ फिर ही जाऊँगा चेक इन करने। ये छोटे छोटे शहरों का या गाँव में भी ना अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है जापान में ना, देखोगे रेड लाइट वगैरह हर जगह पे आपको देखने को मिलेगी। अब लेफ्ट मुड़ना है, 750 मीटर पे है वो रेस्टोरेंट। और अभी एक सरदर्दी हो रहा है कि वहाँ पे गाड़ी की पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जब चलो टोक्यो में तो खैर ज़मीन की ही कमी है बड़ी, इसलिए दिक्कत होती थी, यहाँ तो नहीं होनी चाहिए भाई पार्किंग की दिक्कत। और रेस्टोरेंट खुला हुआ है वैसे तो उनकी भी अपनी पार्किंग तो होगी ना कोई कहीं पे तो। लेट्स सी भाई, अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। हर जगह पे ना स्लो करनी पड़ती है भाई गाड़ी, जहाँ पे भी ये जेब्रा क्रॉसिंग है, आप एकदम से भगाते हुए नहीं ले जा सकते। कोई भी रोड क्रॉस कर रहा हो उसको प्रायोरिटी पहले देनी पड़ती है यहाँ पर, रोड क्रॉस करने वालों को या साइकिलिंग वालों को। ऐसे थोड़ी कि आप गाड़ी में हो तो बस अपनी रोड समझ ली और पैदल वालों को कुछ सोचा ही नहीं, समझ रहे हो ना। अब जैसे यहाँ ये सिंबल आ गया स्टॉप का, तो यहाँ पहले रोकना पड़ेगा मुझे पूरा एक बार, फिर लेफ्ट राइट देखना पड़ेगा, और अगर क्लियर है तो मुझे चलना है आगे। अगर मैं बिना रोके एकदम से लेफ्ट निकाल लूंगा तो वो रूल के अगेंस्ट है। और यही चीज़ उन्होंने सबसे पहले समझाई थी गाड़ी देने वालों ने, कि जब भी रोड पे ऐसा सिंबल दिखे या साइन का स्टॉप का साइन आए तो आपको गाड़ी को एक बार पूरा स्टॉप करना है और फिर उसके बाद देख के चलानी है आगे। लग तो रहा है भाई सुंदर जगह है, मतलब बड़ी प्यारी सी है, और घर वर भी बड़े सुंदर सुंदर। यार ऑरेंज है, निकाल लूँ थोड़ा डर सा ही लगता है भाई ऑरेंज में ना, मतलब अपने इंडिया में वही येलो लाइट पे आदत नहीं है ना अपने को, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा वो है। तो ये इस एरिया में ना सारे रेस्टोरेंट और कैफ़े वगैरह ही दिख रहे हैं मेरे को। और राइट साइड में है रेस्टोरेंट, तड़का नाम था कुछ शायद, SN तड़का करके, पता नहीं मैं तो खुद भूल गया, देखना पड़ेगा भाई। साइड लगाता हूँ गाड़ी, फिर देखते हैं कहीं मिस हो गया तो फिर आगे घूम के आना पड़ेगा। SN द स्पाइस हट के नाम से है। ये पार्किंग का बोर्ड लगा तो हुआ है, देखूं क्या यहीं लगा दूं पार्किंग, पता नहीं पब्लिक पार्किंग है प्राइवेट है क्या है। पार्किंग फ्री है, फ्री लिखा है भाई। थोड़े से ना यही सिरदर्दी होती है रूल्स वूल समझने की, कि कहाँ पे फ्री है, कहाँ पे अलाउड है, कहाँ नहीं है अलाउड। अब देखो यहाँ इतनी सारी जगह तो दिख रही है, पर पता नहीं लगा दूं क्या भाई। अब देखो यहाँ पे जगह तो है, लगा रहा हूँ रिस्क लेके, कोई बंदा ही नहीं खड़ा हुआ, किससे पूछूं क्या बात करूँ समझ नहीं आ रहा। ये यहाँ पे लगा दिया गाड़ी, और नंबर भी याद रखना पड़ेगा 2573। एंड रेस्टोरेंट जो है वो वहाँ कहीं पे ही दिखा रहा है, पता नहीं यहाँ कहीं पे, एक बार सर्च कर लेता हूँ अच्छे से। और ये देखो भाई कैरावैन भी लगी हुई है यहाँ, तो एक देखो गेट पे तो लिखा था साफ साफ की पार्किंग फ्री है। अब
निकलेगा बाद में कुछ पंगा तो पता नहीं, क्योंकि जनरली ना पर्चियाँ लगी होती है, अगर टिकट होंगी ना तो विंडशील्ड के आगे ही लगा के रखते हैं डैशबोर्ड पे, तो किसी भी गाड़ी में दिख तो नहीं रहा। और ये भाई लेक है पूरी की पूरी, यहाँ पे आप बोटिंग वोटिंग भी कर सकते हो, बट आज बारिश की वजह से सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो कल होपफुली भाई साफ़ रहे, क्योंकि ना तो यहाँ से मुझे अभी माउंट फूजी दिख रहा है कहीं पे भी बादलों की वजह से, और एक्टिविटीज़ भी बंद हुई तो दिक्कत होएगी फिर। भाई गूगल मैप पे तो यही दिखा रहा है बिल्डिंग, बट यहाँ कहीं पे भी नाम क्यों नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो यही होगा मेरे हिसाब से। बाकी ये खड़े हैं, इनसे पूछता हूँ। हाँ यही तो है, हाँ द स्पाइस हट। चलो जी शुक्र है, किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट के पास आते ही भाई अलग सी खुशबू आ जाती है, मज़ा सा आ जाता है। तो ये रहा भाई खुला हुआ है। तो जी ये मेन्यू है यहाँ का, वेज नॉन वेज दोनों ही है। बाकी ये तो थाली है, थाली में वेज में है क्या कुछ, मिक्स वेजिटेबल करी और दाल, बाकी ऊपर वाली चिकन है शायद। और वेज में क्या है, वेज के ऑप्शन कम मिलते हैं भाई हर जगह ना, नॉन वेज के ज़्यादा मिलते हैं। ये मिल गया अपने को बटर पनीर, यही ले लेते हैं, और साथ में रोटी हो जाएगी। एक गिलास तो आ गई भाई मैंगो लस्सी मस्त ठंडी ठंडी। और यहाँ पे प्राइजेज जो है ना वो टोक्यो वाले इंडियन रेस्टोरेंट से तो सस्ते ही है। आप देखोगे बटर पनीर 1500 येन का है, यानी कि 800 9 850 रुपये के आसपास। वहाँ पे 2000 येन का था लगभग। और भी चीज़ें नान वगैरह भी देखे अगर, तो यहाँ पे 400 येन का है, वहाँ से सस्ता ही है। मतलब ओवरऑल खाना ना टोक्यो में महंगा ही था सब। लो भाई जल्दी आ गया खाना, तो इतना बड़ा नान है देखना। वो अच्छा वो एक ही मंगवाया, वरना दो में तो हालत ख़राब हो जाती। और ये पनीर है, ये रेडी रहता होगा शायद इसलिए जल्दी आ गया। एंड चावल बासमती नहीं है भाई, मोटे वाले चावल है, बट ठीक है चलो खाना मिल रहा है वही बहुत है, खा लेते हैं। चलो भाई खाना पीना खा लिया है। मैं रेकमेंड करूँगा नहीं, इतना ज़्यादा ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट था नहीं, बट ठीक है पेट भर गया। और ये जो पार्किंग है ना, ये है भाई लेक कावागुचिको की पार्किंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और वेदर तो बहुत ही गंदा है, तो माउंट फूजी दिखने के कोई चांसेस नहीं है। होटल वाले भी बता रहे हैं कि 2 दिन से दिख ही नहीं रहा माउंट फूजी बिल्कुल भी, क्योंकि रोज़ बारिश आए जा रही है। अब आज तो दिखना नहीं है, कल का अपने पास दिन है, परसों मैं निकल जूँगा यहाँ से, तो परसों का भी दिन में है टाइम थोड़ा सा। अगर कल पूरे दिन में नहीं दिखता तो परसों ट्राई करेंगे। बाकी अब जो लोग कह रहे थे कि आपने स्कॉर्पियन को धोखा दे दिया, तो भाई देखो मैं बताता हूँ। जापान ना पूरा एक आइलैंड है, मतलब इसके चारों तरफ आप देखोगे तो समुद्र है, तो कोई भी बाय रोड यहाँ पे आने का तरीका नहीं था। तो एक तरीका बचता है अपनी गाड़ी को यहाँ लाने का, वो था शिपिंग के थ्रू। उसमें भी क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट इंडिया से जापान शिपिंग नहीं हो पा रही थी, पहले मेरे को चाइना जाना पड़ता और चाइना से वहाँ पे शिपिंग होती, या फिर रशिया से जापान में शिपिंग होती। हो सकता है इंडिया से जापान भी शिपिंग होती हो, बट मेरे जो एजेंट थे शिपिंग वाले 2-3 मैंने पता किया, उनके पास नहीं थी फैसिलिटी। और होती भी तो मैं करवाता नहीं, क्यों, क्योंकि भाई शिपिंग का एक तरफ का पड़ता है कंटेनर जो 20 फुट का आता है, 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा आता है एक तरफ का। तो वापस भी गाड़ी भिजवानी पड़ेगी भाई जब ट्रिप हो जाएगी। तो आप समझ लो 30 दिन घूमने के लिए जापान, मुझे 14 लाख रुपए तो इसकी शिपिंग के लिए देने पड़ते, इसकी नहीं मतलब स्कॉर्पियन की। अब आप खुद सोचो 30 दिन के लिए 14 लाख रुपए खर्च करके अपनी स्कॉर्पियन को यहाँ पे लाके वर्थ इट होता है या नहीं होता है, एज कम्पेयर टू ये भाई 1100 रुपये पर डे में मिल गई मुझे गाड़ी। अब देखो गाड़ी कोई भी हो, रोड तो चेंज होनी जाएंगी, रोड तो वही है, नज़ारे तो वही है, घूमने वाली जगह तो सारी वही है, सब कुछ आपको वैसे ही दिखाऊंगा। बस ये है कि अपना इंडियन ब्रांड नहीं है, यहाँ का टोयोटा जापानीज़ ब्रांड है, इतना ही फ़र्क है। बट आप देखो ना भाई 14 लाख रुपए कहाँ और कहाँ, मतलब 30 दिन के लिए भी मैं अगर ये गाड़ी लूँ तो 40,000 में, 14,000 और 14 लाख और 40,000 का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो कोई भी समझदार इंसान कभी भी इतनी महंगी शिपिंग करके सिर्फ एक कंट्री घूमने नहीं आएगा। देखो लंदन से शिप करवाना, ऑस्ट्रेलिया से करवाना, मलेशिया से करवाना, वो सब मतलब एक वैलिड चीज़ थी, क्योंकि मैं इतने देश इतने महीनों के लिए घूम के आया, तो फिर 7 लाख रुपए दे भी दिए तो फ़र्क नहीं पड़ा, समझ रहे हो, इतना कि कंटेंट बन गया, रिकवर हो गए। 30 दिन में 30 वीडियो बनेगी मैक्स टू मैक्स, उन 30 वीडियो से भाई 14 लाख रुपए छोड़ो, हर 5 लाख रुपए भी रिकवर करना महाभारत वाली बात है। तो शिपिंग करना बिल्कुल बेवकूफ़ वाला चीज़ थी। इसलिए आप में से जो भी लोग अगर ये चीज़ कह रहे हैं कि स्कॉर्पियन को धोखा दे दिया, तो जी हाँ भले ही धोखा दे दिया, बट भाई जेब में इतने पैसे थोड़ी है कि 14 लाख रुपए शिपिंग में लगा दूंगा, समझ पा रहे हो। फिर चलो अब ज़रा चलते हैं फटाफट से और अपना चेक इन करते हैं। देख रहे हो कीलेस एंट्री भाई, पास आते ही गाड़ी अनलॉक, सब सामान गाड़ी में ही छोड़ गया था मैं। देखो फ़ोन वोन अपना गोप्रो भी ये लगाया। ये है भाई ये जापान, समझ रहे हो, यहाँ नहीं होती है चोरी वोरी, होती होगी पर बहुत कम होती है, तो थोड़ा रिस्क कम है। और बाहर है ठंड बहुत ज़्यादा, तो जल्दी जल्दी हीटर चलाते हैं और चलते हैं। भाई गाड़ी में कैमरा भी है, रिवर्स करते ही देखो कैमरा चालू हो गया, हालांकि क्वालिटी बड़ी बेकार है, बट ठीक है दे रखा है वही काफ़ी है।